Hello, students. Today we are going to start our next chapter of pharmacology is factors modifying drug response. Firstly, we discuss the factors affecting the dose of drugs. What is dose of drugs? Let you know a small quantity or a quantity of a medicine prescribed by a doctor to be taken to the recipients at one time. That is डोज ऑफ ड्रग क्या है जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देता है कि हमें कितनी डोज में लेनी है। वन टाइम में 1 टैबलेट लेनी है, वन टाइम में 2 टैबलेट्स लेनी है, कितनी डोज में लेनी है, या कोई सिरप दे रहा है वो कितना लेना है, दिन में कितने बार लेना है, ये सब जो है मेंशन करता है डॉक्टर, उसे बोलते हैं हम डोज ऑफ ड्रग। वो 1 मंथ में कितने टाइम लेना होता है या 1 वीक तक लेनी होती है किसी भी मेडिसिन को, वो जो डोज फिक्स की जाती है उसे बोलते हैं डोज ऑफ अ ड्रग। तो डॉक्टर ये जो डोज फिक्स करते हैं ड्रग की हमें जो लेनी होती है पेशेंट को देते हैं, वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर पे डिपेंड करती है। इसके कई फैक्टर्स होते हैं, लाइक वो एज हो सकता है, बच्चे को दे रहा है, बूढ़े को दे रहा है, या फिर वो मेल है फीमेल है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डोज ऑफ ड्रग। तो पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं एज एंड बॉडी वेट। तो एज एंड बॉडी वेट में क्या आ जाता है कि ड्रग कितनी डोज में देनी है और कितने टाइम तक देनी है, ये डिपेंड करता है कि वो बच्चे को दे रहा है, बूढ़े को दे रहा है, यंग को दे रहा है। क्योंकि बच्चे जो बूढ़े जो होते हैं उनकी कैपेसिटी या उनकी टॉलरेंस पावर हम कह सकते हैं कम होती है एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल। सो ये डॉक्टर ध्यान रखता है कि जब मेडिसिन देनी है उसका डोज मेंशन करना है, दिन में कितनी बार लेना है, कब लेना है, तो ये बच्चे के हिसाब से देता है। जैसे कि हम बच्चे को छोटे बच्चे को 1 साल से कम बच्चे को किसी सिरप का 2 ml देते हैं, लेकिन जब वो 1 साल से या 2 साल से ऊपर हो जाता है तो उसका एक डोज बन जाता है फिक्स डोज 5 ml उसी सिरप का, और उसी सिरप का एक 15 ईयर या 16 ईयर ओल्ड बॉय के लिए 10 ml बन जाता है। तो ये डोज है ड्रग का, ये वरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द एज। तो यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर मोर सेंसिटिव टू ड्रग। Children need smaller doses according to their age. Also old people too. It is so. Why it is so? Because metabolic enzymes are less active in comparison to the adult. Children में जो metabolic enzymes होते हैं जो ड्रग को ब्रेक करते हैं वो एज़ कम्पेयर टू एडल्ट लेस एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूलेस दिए गए हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, डोज कैलकुलेट करने के लिए। फॉर इन्फेंट चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, डोज इक्वल टू एज इनटू मंथ ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। बिलिंग फार्मूला डोज इक्वल टू एज इन ईयर्स ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। Young's formula dose equal to age in years over age in years plus 12 multiplied by adult dose. Young's formula is used to calculate the dose for children under 12 years of age. दूसरा यह फॉर्मूला आजकल यूज़ किया जाता है बॉडी वेट को कैलकुलेट करने के लिए, विद चाइल्ड्स वेट इन kg over 70 multiplied by adult dose. Coming to the next factor that is sex. यहाँ पे कहा गया सेक्स मतलब कि वो मेल को दिया जाना है या फीमेल को दिया जाना है, क्योंकि फीमेल्स रिक्वायर्ड 0.85% ऑफ द मेल डोज
due to their lesser weight compared with male. As compared with male, they are more receptive to the drugs. Females are more receptive to the drugs. दूसरा इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं जो वुमेन में या फीमेल्स में हम कह सकते हैं एडजस्ट करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेंस्ट्रुएशन पीरियड। क्या वो प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन या फीडिंग टाइम है उनका, बेबी को फीड करने का टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उनका डोज जो है एडजस्ट किया जाता है। कुछ ड्रग्स होती है कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में नहीं दी जाती, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल परगेटिव्स आर अवॉइडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ergots preparation are avoided during pregnancy due to danger of abortion. Antihistamines, morphines and tetracyclines are given cautiously to breastfeeding mothers as they may affect the baby through the milk. Okay. Next point, route of administration, dosage form and time. तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज फॉर्म जो भी है, टाइम, इसके बारे में तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि डिफरेंट रूट्स होते हैं किसी भी ड्रग को लेने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी मेडिसिन किस रूट से ले रहे हैं। वो लोकल रूट है, टॉपिकल रूट है, या पेरेंटली रूट है, या ओरली रूट है। क्योंकि इजी वे होता है हमारा, सबसे इजी वे माना जाता है कि ओरली रूट लेते हैं। इंट्रावेनियस जो पेरेंटली रूट आ जाते हैं उनमें से डोज एक फ़िक्स डोज होता है कि हमें इतना ml ही देना है, ज़्यादा ओवर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसका जो वे होता है पेरेंटली में डिफरेंट आ जाता है, कोई वीन्स में देना होता है, कुछ डायरेक्ट ब्लड में देना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है। जो पेरेंटली रूट होता है उसमें ड्रग का जो एक्शन होता है वो जल्दी होता है क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में जाना होता है, तो वहाँ पे डोज कम दे सकते हैं। जो ऑरल रूट होता है वो पहले डिकम्पोज होता है फिर अपना काम शुरू करता है, इसलिए वहाँ पे हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से रूट से दे रहे हैं। दूसरा कि कुछ ड्रग्स जो है एम्प्टी स्टमक, खाली पेट दी जाती हैं मेडिसिन्स एज़ कम्पेयर टू लोडेड स्टमक। कुछ बिफोर मील दिया जाता है, कुछ आफ्टर मील दिया जाता है। बिफोर मील इसलिए दिया जाता है ताकि अल्सरेशन ना हो हमारे स्टमक में, एसिडिटी बन जाती हैं, उसको कम करने के लिए। हम बोलते हैं ना जलन सी हो रही है, तो उस चीज़ को काम करने के लिए जो कैप्सूल्स दिए जाते हैं लाइक डोमपेरिडोन एंड रेबिप्रोबेजोल, ये बिफोर मील दिए जाते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, तो इसीलिए कहा गया है कि डोजेज फॉर्म और टाइम भी चेक करना पड़ता है। टाइम के लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इन्होंने दिए लेक्सेटिव स्लो इन एक्शन आर बेटर यूज्ड एट नाइट एंड परगेटिव्स रिस्क इन एक्शन गिवन इन मॉर्निंग। नेक्स्ट स्टेप, प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को एक से ज़्यादा बीमारियां हैं या कोई और बीमारी चलते वो मेडिसिन लेने आ रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि पहले वो कौन सी मेडिसिन ले रहा है या किस चीज़ की मेडिसिन ले रहा है, तो उसके बाद उसको जिस चीज़ के लिए वो आता है उसकी मेडिसिन दी जाती है। और ये भी देखा जाता है कि जो मेडिसिन वो उसको प्रिस्क्राइब की गई है पहले और जो अब की जाएंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ रजिस्टर्स हैं। ये तो नहीं है कि एक का इफ़ेक्ट दूसरे के लिए साइड इफ़ेक्ट बन जाए या टॉलरेट ना कर पाए या उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स निकले, तो ये सब भी देखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लीवर और किडनी थ्रू विच बायो ट्रांसफॉर्मेशंस और एक्सक्रीशन टेस्ट प्लेस आर डिफेक्टिव, देन डोज इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल phenobarbital is mainly excreted out by the kidney and thus should be administered in lesser dose in kidney or renal failure. Morphine dose is adjusted in patient having liver disease
एज इट मेटाबलाइज बाय द लिवर। तो ये दो एग्जांपल्स होगी इसकी जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस में का मतलब होता है कैपेबिलिटी या उसकी एबिलिटी, ड्रग को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी कितनी है। अगर बार बार वही डोज दे रहे हैं तो हो सकता है उसको वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो जाए। किसी डोज का ड्रग का हम कह सकते हैं कि टेस्ट इतना बेटर होता है जिसकी वजह से फिर उसको वॉमिट्स हो सकती हैं या अल्सरेशन हो सकती हैं। तो कहा गया कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी होती है किसी भी डोज को एक्सेप्ट करने के लिए। और रिपीटेड डोज, इफ़ मोर ड्रग इज़ रिक्वायर्ड दैन द नॉर्मल अमाउंट, रिपीट मतलब किसी चीज़ का जैसे हम कह रहे हैं कोर्स चल रहा है किसी डिजीज़ के लिए तो बार बार दे रहे हैं उसी को, तो उसमें कहा गया इफ़ मोर ड्रग इज़ रिक्वायर्ड दैन द नॉर्मल अमाउंट देन द पेशेंट इज सेड टू हैव एक्वायर्ड टॉलरेंस टू द ड्रग। तो उस पेशेंट का उस ड्रग के प्रति टॉलरेंस पावर कितना है, तो इन्होंने कहा कि होना चाहिए। इन दिस कंडीशन रिस्पॉन्स इज डिक्रीज्ड, रिस्पॉन्स कम हो जाता है। डोज मस्ट बी इंक्रीज टू मेंटेन ए डिजायर्ड थेरापेटिक रिस्पॉन्स, मतलब जो हमें उस मेडिसिन का एक्शन चाहिए, उसका जो काम चाहिए, तो उसके लिए हमें डोज इंक्रीज़ करना पड़ता है। टॉलरेंस अक्कर्स कॉमनली टू द यूज़ ऑफ सच ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स के प्रति टॉलरेंस जो है हो ही जाता है पेशेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे नारकोटिक एनाल्जेसिक्स एंड बार्बिचरेट्स। नेक्स्ट टर्म है टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस का मतलब होता है रैपिडली डायमेंशिंग रिस्पॉन्स टू सक्सेसिव डोजेज ऑफ ए ड्रग। डायमेंशिंग का मतलब यहाँ पे कम करना होता है, जो किसी भी रेंडरिंग इट लेस इफेक्टिव। इस रैपिडली डिक्रीज द रिस्पॉन्स टू द सक्सेसिव डोजेज। यहाँ पे टैकीफाइलैक्सिस को इन्होंने बताया कि दूसरा फॉर्म है एक्यूट टॉलरेंस का, रिपीटेड कंजप्शन ऑफ ड्रग फर्दर मोर रिस्पॉन्स इज डायमेंश्ड। जो मैंने पहले बोला है कि रैपिडली डायमेंश रिस्पॉन्स टू द सक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग, तो इन्होंने भी यही बोला कि रिपीटेड डोज कंजप्शन ऑफ ड्रग लगातार एक ही मेडिसिन को बार बार लेने से फर्दर मोर रिस्पॉन्स इज डायमेंश्ड। नॉर्मल थेरापेटिक रिस्पॉन्स कैन नॉट बी obtained इवन आफ्टर इंक्रीजिंग इन डोज। तो चाहे हम डोज को इंक्रीज भी कर दें तो भी उसका रिस्पॉन्स नहीं होता। बट इफ द सेम टाइम ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड अगेन आफ्टर बीइंग डिसकंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम उसी ड्रग को कुछ टाइम के लिए रोक दें, जैसे 1 वीक के लिए ले लिया, उसके बाद उसमें एक पॉज लगा दिया, फिर 1 हफ्ते बाद फिर से शुरू कर रहे हैं, 1 हफ्ते का गैप डाल दिया और फिर से शुरू कर रहे हैं, देन इसका नॉर्मल रिस्पॉन्स जो है हमें वापस मिल सकता है। लेकिन अगर हम उसी ड्रग को बार बार लेते जा रहे हैं, लगातार लेते जा रहे हैं कंटिन्यूसली 2 वीक्स 3 वीक्स, तो उसका रिस्पॉन्स जो है डायमेंश हो जाता है। तो उस स्टेट को कहते हैं टैकीफाइलैक्सिस। ड्रग्स लाइक एफेड्रीन एंड एम्फेटामिन शो द फिनोमेना ऑफ टैकीफाइलैक्सिस। नेक्स्ट है हेल्थ कंडीशन। वीक एंड एनेमिक पेशेंट्स आर जनरली मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड सो गिवन इन लेसर डोज। जो कमज़ोर होते हैं बंदे, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। Co-administration of 2 or more drugs. If two or drugs or more drugs are administered together, they increase or decrease the potency duration of the other drug. This phenomenon is called synergism and antagonism respectively. 2 और 2 से ज़्यादा ड्रग्स हम दे रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट आ रहा है वो ठीक है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या हम कौन से ड्रग्स को एक साथ दे रहे हैं। उन फिनोमेना को सिनर्जिज्म या फिर एंटागोनिज्म कहा जाता है। पहले सिनर्जिज्म, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। इन वो टाइप डोज इज एडजस्टर, डोज जो है एडजस्ट की जाती है। फर्स्ट है एडिशन, इन इट इज़ अ फिनोमेना इन विच टोटल रिस्पॉन्स ऑफ 2 ड्रग्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कैर्बाकोलिन एंड एसिटाइलकोलिन, बोथ ड्रग्स आर पैरासिम्पथोमैटिक एंड शो सेम टाइप ऑफ एक्शन। Next है potentiation. It is a phenomena where the combined response more than sum of the individual effects. For example, streptomycin and penicillin, theophylline and the ethylene diamine. Antagonism, when the presence of a drug antagonizes the action and duration of the other drug. Antagonize मतलब against करना है किसी भी दूसरे ड्रग के एक्शन और ड्यूरेशन को। द फेनोमेना इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन एंड एसिटाइलकोलिन, दे आर ऑपोजिट इन एक्शन, सो एंटागोनिस्ट द एक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट, एक का एक्शन दूसरे के लिए अगेंस्ट हो जाता है। आइडोसाइनक्रेसिस, आइडोसाइनक्रेसिस मीन्स किसी चीज़ के हैबिट हो जाना। हम ये कह सकते हैं किसी चीज़ की
हैबिट हो जाना या किसी ड्रग्स के लिए एडिक्टेड हो जाना, तो वहाँ पे जो है एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है उस ड्रग को लेकर। नॉर्मल से एबनॉर्मल ड्रग, जो अगर हम किसी भी ड्रग को ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो उसका एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग different from the normal response is called idocynesis. For example, morphine is seen as depressant but may cause excitation in some individuals, especially in females. Emotional condition. The therapeutic response also depend on the behavior of doctors, especially in psychologically depressed patient. Less dose or inert dose form placebos may be sufficient in some cases. Females are more emotional than males, hence require less dose of certain drugs. यहाँ पे ये कहा कि इमोशनल कंडीशन में आता है कि डॉक्टर्स जो कैसे डील कर रहा है सामने वाले पेशेंट से, क्योंकि कुछ हद तक तो ऐसा माना जाता है कि अगर डॉक्टर का बिहेवियर अच्छा होगा तो पेशेंट उस पर बिलीव करेगा कि जो ये मेडिसिन दे रहा है वो सही दे रहा है और मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। तो अगर वो अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करता है तो वहाँ पे कहा गया कि हमें डोज जो है कम लेस डोज इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर्स. क्लाइमेट हैज़ समथिंग टू डू विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग. On a cloudy day, purgatives do not act so well as on a clear sunny day. Alcohols are better tolerated in winter than in summer. Best examples, as you know. So there are the end of the factors affecting a drug, dose of drug. Coming to the next part, that is pharmacokinetics. Of course, we are going to today covering two topics. Then next is pharmacokinetics. फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है. इस प्रोसेस को, फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस को ADME बोला जाता है. ADME मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन. तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अकर, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग इट. तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है. ड्रग हैज़ टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे लिखा गया. तो ड्रग को सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है, फिर उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में जा सकता है. यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं that are used or that are able to cross the cell membrane by one or more of the following methods, that is filtration, diffusion and active transport. Filtration: cell membranes have channels or pores that permit small flow by simple diffusion. Diffusion: large lipid soluble drug molecules are able to cross cell membrane by passive diffusion. Lipid soluble drug is dissolved in lipid portion of cell membrane then diffused across the membrane. Active transport: many lipid insoluble molecules are too large to pass through the pores by filtration. They are transported through active transport system. There is a carrier who loosely combine with the drug molecule and transport to inside the cell. The carrier then returns to the outside of the mechanism to pick up the additional drug molecules. कहा गया है कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स या लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, बाय फिल्ट्रेशन के प्रोसेस नहीं जा पाते, तो वो ड्रग्स जो है किसी दूसरे कैरियर के साथ कंबाइन कर जाते हैं. उसके साथ कंबाइन करके वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं इनसाइड द सेल. वहाँ पे जाके कैरियर सेल और ड्रग आपस में ब्रेक हो जाते हैं. कैरियर सेल रिलीज़ करता है ड्रग को और वो ड्रग अपना एक्शन शो करता है. दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफर फ्रॉम पैसिव डिफ्यूज़न टू द फॉलोइंग एस्पेक्ट. ये एब्जॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूज़न से कैसे डिफरेंट है. देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. There is a substrate. Specified means molecules of certain chemical characteristics can be quickly transported. Only a finite number of molecules can be transported. Movement of drug molecule can also occur against concentration. Next part है factors affecting the absorption of drug. First है physical properties. पहली है physical state. Liquid are better absorbed than solid.
एमॉर्फस पाउडर्स आर बेटर एब्जॉर्ब दैन क्रिस्टलाइन, ये सब तो आप देख सकते हो. नेक्स्ट है लिपिड solubility, हाई लिपिड soluble ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT ट्रैक्ट. नेक्स्ट है डोजेज फॉर्म में आगे आ गया पार्टिकल साइज. फॉर्मुलेशन, पार्टिकल साइज में फाइन पार्टिकल्स आर बेटर एब्जॉर्ब. फॉर्मुलेशन, absorption is also affected by the ingredient used in the formulation. For example, calcium salt is, if used as diluent, reduce the absorption of tetracycline. Next है physiological factors. Physiological factors में आ गए हैं pH, ionization, presence of other agents, presence of diseases, surface area, gastrointestinal transit time. तो ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है, आप देख लेना एक बार. इनकी एग्जांपल्स भी इनके साथ दी हुई हैं. एग्जांपल्स एक ही समझाया गया है, जैसे कि पीएच में सैलिसिलेट्स और बारबिट्रेट दिया गया है. प्रेजेंस ऑफ अदर एजेंट्स लाइक विटामिन सी इनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन वाइल फाइटेट्स डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ में कहा गया कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज आल्सो इंटरफेयर इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. अगर उनमें पहले से कोई डिजीज़ है और हम आगे से फिर से मेडिसिन ले रहे हैं तो वो डिज़ीज़ भी एक तरह का बैरियर बन सकता है उसकी उस डोज की एब्जॉर्प्शन के लिए. मान लो कि हमारी इम्यूनिटी वीक है और हमें पहले से एक डिज़ीज़ है तो उसकी वजह से और वीक हो जाती है. राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग. तो ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्लड सर्कुलेशन एंड रीच टू देयर टारगेट टिश्यू. एब्जॉर्प्शन होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन. ड्रग को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू थी? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू. ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसको अपना काम शुरू करना होता है. फॉर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी फ्लूइड्स आर एक्ट एज ए सॉल्वेंट और ए व्हीकल. हमारे अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं या तो सॉल्वेंट की ट्रैक्ट करेंगे या व्हीकल की, कि उसके अंदर जाके जो ड्रग है वो डिज़ोल्व हो जाती है. Drugs are widely distributed in extracellular fluid in blood, adipose tissue, body tissue. ड्रग्स मेनली कहाँ पे मेटाबॉलाइज होते हैं या ब्रेक होते हैं? हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलाइज मतलब ब्रेक हो जाते हैं लीवर में, किडनी में, लंग्स, स्किन, प्लेसेंटा. मेटाबॉलिज्म कुछ इंजाइम्स के थ्रू होती हैं, उनको कहते हैं कि माइक्रोसोमल ऑक्सीडेज. मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस आ जाती हैं जिसके थ्रू ड्रग का की ब्रेक होता है. फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, दूसरा है कंजुगेशन. ग्लूक्रोनिक एसिड कंबाइन विद रिएक्टिव ग्रोथ, फॉर एग्जांपल OH in the drug to form glucuronide. Some drugs are metabolized into active metabolite. Metabolism of drug is altered by the induction or inhibition of microsomal enzymes. For example, barbiturate induces the microsomal enzyme and so increase the metabolism of anticoagulant drug warfarin, which result in decrease the anticoagulant effect. बारबिचुरेट्स जो होते हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स का जो एक्शन है या उसकी मेटाबॉलिज्म है, एक बारबिचुरेट एक एंजाइम इंड्यूस करते हैं जो एंटीकोएगुलेंट ड्रग है वेराफिन, उसकी मेटाबॉलिज्म को वो इंक्रीज़ करता है, जिसका इफेक्ट होता है कि उसका इफेक्ट डिक्रीज़ हो गया. इन कंट्रास्ट दूसरी एग्जांपल ये एलोप्रिनोल, अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, रिड्यूस द मेटाबॉलिक रेट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग. इन्होंने बताया कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. इन ह्यूमन दिस इज आल्सो जेनेटिकली डिटरमाइंड. फॉर एग्जांपल आइसोनाइजिन इज स्लोली मेटाबॉलाइज्ड बाय अफ्रीकन्स. नेक्स्ट एलिमिनेशन. एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी इज डिफाइंड एज एक्सक्रीशन. किडनी, लंग्स, बाइल सिस्टम्स, इंटेस्टाइन्स और organs involved in excretion process. Some drugs are also excreted in saliva, milk, sweat. ये एक्सक्रीशन के वेज हैं, कहाँ से कैसे एक्सक्रीशन होता है. तो एक्सक्रीशन प्रोसेस में किडनी, लंग्स, बाइल सिस्टम, इंटेस्टाइन ऑर्गन्स आ जाते हैं. सलाइवा और मिल्क और स्वेट के थ्रू भी हम कह सकते हैं कि हमारे जो एक्सक्रीशन होना होता है. टेबल 5.1 देख लेना, इसमें और डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है, उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं ड्रग्स की, कौन कौन सी ड्रग्स किस ऑर्गन्स के थ्रू एक्सक्रीट होती है. फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे किडनी में से कौन से एग्जांपल के ड्रग्स जो हैं एक्सक्रीट होती हैं. बारबिचुरेट्स, सैलिसिलेट्स, एम्फेटामिन, पेनिसिलिन, मॉर्फिन एट्सेट्रा.
नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? पहले फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेड इन सुटेबल डोजेज आर एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी एंड देन रीचेज टू द साइट ऑफ एक्शन। ये तो बहुत सिंपल दी गई है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली कि फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, जब हम उसे लेते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम से फिर बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, देन अपनी साइट ऑफ एक्शन पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज डिलीवरी ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल बिटवीन वाटर, लिपिड, प्रोटीन कंटेंट्स ऑफ बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? वाटर, लिपिड, प्रोटीन कंटेंट्स ऑफ द बॉडी। दिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ molecule across the membrane of GIT epithelium, blood brain barrier, placental membrane। मैकेनिज्म जो दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन का, पैसिव ट्रांसफर विच इंक्लूड सिंपल डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस। Drugs, when enter in the vascular system, get distributed in various tissues and body fluids. The way in which the process take place are the drug may largely to be stick to vascular system, low molecular weight agents, plasma protein bindings, physiochemical characteristics, route of administration और next plasma protein binding mechanics. The extent to which a drug is able to be distributed outside blood vessel is often modified by protein binding. Physiochemical characters. Distribution of drugs depend upon liquid solubility of drug. Higher the liquid solubility of pharmacological agent, while it is distributed in the body. Route of administration, the other factor of the drug distribution. Drug administration by parenteral route of administration are well and widely distributed to organ and tissues with the rich blood supply. Regional blood flow, supply varies from tissues to tissue. Distribution of drug directly proportional to blood flow in tissue. Drug distribution is altered in the some of the diseases. So today we are completing our 2 chapters. First, factors affecting dose of drug. Next था pharmacokinetics. तो यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू।